गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम सभी छात्रों का, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की हिंदी संचयन संचयन चैप्टर 2, जिसका नाम है स्मृति। अच्छा, स्मृति ये जो चैप्टर है, ये जो लिखा है बच्चों, हम आपको बता देते हैं। ये लिखा है श्री राम शर्मा जी ने। तो श्री राम शर्मा जी ने जो स्मृति ये जो चैप्टर लिखा है, आज हम इसके बारे में आपको जितने भी इसके प्रश्न उत्तर हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का सार भी करेंगे। किस तरह से भाई के बुलाने पर लौटते समय उनके मन में किस बात का डर था, किस तरह से वो चिट्ठियाँ उनकी जो कुएं में गिर गई थी, किस तरह से उन्होंने सांप के साथ में संघर्ष किया, कैसे उसने साहस दिखाया भाई ने। ठीक, तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। तो ये बहुत ही प्यारा सा उत्तर है इसका भी, जैसा हमारा प्रश्न है। तो भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। तो भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में पिटाई की आशंका थी। लेखक ने सोचा कि भाई अब तो क्या होने वाला है, अब तो पिटाई होने वाली है। और वह पिटाई और उसके संभावित कारणों के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं कितनी पिटाई लगेगी। वो बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित था इस बात से। कहीं इस कड़ी सर्दी में झरबेरी के बेर खाने चले आने के कारण भाई उसे पिटाई करने के लिए तो नहीं बुला रहे। उन्होंने अब आशंका थी, पता नहीं भाई क्यों बुला रहे हैं, क्यों ऐसा मतलब उनको जो बुलाया जा रहा है, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो उनको बुरी लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मैं बेर खाने आया हूँ इसीलिए मुझे पिटाई करने के लिए बुला रहे हैं। ठीक, तो इस बात का उनको भय था। ठीक, तो हमारा प्रश्न नंबर 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पढ़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। क्या होता है मक्खनपुर एक जगह का नाम है। वहां जो पढ़ने जाती थी बच्चों की टोली जो पढ़ने जाती थी, रास्ते में एक कुआं पड़ता था। क्या पड़ता था? कुआं पड़ता था। वो बच्चे क्या करते थे? ढेला फेंकते थे। अच्छा, हमें आंसर इसी का देना है कि भाई वो बच्चे कुएं में ढेला आखिर क्यों फेंकते थे। ठीक, अब मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली पूरी वानर टोली थी। अब आप तो जानते ही हैं, जो बच्चे होते हैं वो पूरी वानर सेना होती है। ठीक, और कहा भी जाता है उन बच्चों को पता था कि कुएं में सांप है। वो सभी बच्चे जानते थे, एक एक बच्चा जानता था कि इस कुएं में सांप है। अब वे ढेला फेंक कर कुएं में से आने वाली उसकी क्रोधपूर्ण फुंकार सुनने में बड़ा मजा लेते थे। अब जब वो ढेला फेंकते थे तो उसमें से एक आवाज आती थी फुस करके, है ना, जो सांप जैसे फुंकार मारता है क्रोधपूर्वक, अर्थात बहुत जोर से। ठीक, बहुत गुस्से में। कुएं में ढेला फेंककर उसकी आवाज सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की लालसा उनके मन में रहती थी, और इसीलिए वो क्या करते थे पूरे बच्चे, सारे की बच्चे की टोली उसमें पत्थर फेंक कर डेली आती थी, चाहे वो निकलते समय और वो आते समय जाते समय। आइए करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं। देखिए, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं, अर्थात याद नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। अब उत्तर, सांप की फुंकार होने से ढेला लगने या ना लगने की बात लेखक को तब तक याद नहीं क्योंकि कुएं में ढेला मारते समय उसकी टोपी में रखी चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अब उसको जो चिट्ठियां थी, सांप की फुंकार जब वो मारता है ढेला लगने पर, अब उसकी जो आवाज़ थी उसे बिल्कुल भी कुछ याद ही नहीं था। वो इसीलिए क्योंकि जो टोपी में उनकी चिट्ठी रखी थी वो धीरे धीरे करके फिरती हुई नीचे जा रही थी। चिट्ठियों को यूं गिरते देख लेखक अपनी भावी पिटाई को सोचकर भयभीत हो गया। अब चिट्ठियाँ जैसे जैसे गिर रही थी, अब लेखक ने तो सोचा भैया अब तो घर में जाके बस बहुत ही तगड़ी सी पिटाई होने वाली है, बहुत ही बुरी तरह से, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठियाँ थी वो, उनके भाई ने उनको पहले बताया था लेखक ने।
उक्त कथन लेखक की भयाक्रांत, निराश, घबराहट भरी मनोदशा को स्पष्ट करता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। तो आइए करते हैं हम प्रश्न नंबर 4। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? आखिर ऐसे कौन से कारण थे जो लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय ले लिया कि अब तो भैया मुझे निकालना ही पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा, है ना, नहीं तो क्या होगा, उनको घर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, और बहुत जोर से उनको क्या होने वाला है, पिटाई पड़ने वाली है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। लेखक को चिट्ठियां बड़े भाई ने दी थी। किसने दी थी? बड़े भाई ने दी थी। यदि वे डाक खाने में नहीं डाली जाती तो घर पर बहुत जोर से मार पड़ती, क्योंकि उनको कह दिया गया था कि भैया जाइए और अर्जेंट आप इनको अभी अभी डाक खाने में डाल के आइए, और जो अगली डाक से जिससे कि ये चिट्ठियाँ पहुँच जाए। सच बोलकर पिटने का भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों को ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दवा वह बेटा सिसक रहा था। उसने सोचा कि भैया एक तो अगर चिट्ठियाँ, है ना, चिट्ठियाँ अगर वो नहीं पहुंची, अगर मैंने बोल दिया कि भाई चिट्ठियाँ मैंने डाल दी हैं, तो एक बार तो वो बच जाएंगे, लेकिन अगर वो चिट्ठियाँ जब नहीं पहुंचेंगी किसी पे, तो जिनको आप भेजी है, तो सोचिए फिर क्या होगा। वह झूठ भी नहीं बोल सकता था। चिट्ठियां कुएं में गिरी पड़ी थी। अब कुएं में चिट्ठियां गिरी हुई थी। उसका मन कहीं भाग जाने को करता था। उसने सोचा कि यार ऐसा करती हूँ, सबको छोड़ छाड़ देता हूँ और भाग जाता हूँ कहीं पे। फिर पिटने का भय, जिम्मेदारी की दुधारी, तलवार कलेजे पर पड़ी रही थी, फिर रही थी। तलवार कलेजे पर पड़ना मतलब उसे बहुत जोर से डर भी लग रहा था। ठीक, तो उसे चिट्ठियां बाहर निकाल कर लानी थी। अंत में उसने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय कर ही लिया। लास्ट में जाके उसने निर्णय लिया कि भैया अब तो मुझे ये चिट्ठियां निकालनी ही पड़ेंगी। हर तरह से मैंने सोच लिया, कहीं से बचने का स्थान नहीं है, ना तो घर से भाग सकते ना कुछ कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि भाई अब तो मुझे ये चिट्ठियां निकालनी ही पड़ेंगी। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? सांप का, किसका ध्यान? सांप का ध्यान बटाने के लिए, अर्थात उसको इधर उधर करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां, क्या क्या तरकीबें सोची थी। तो आइए हम जानते हैं इसके माध्यम से। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने कुएं की दीवार पर अपना पैर लगाकर कुछ मिट्टी गिराई। सांप का ध्यान, अब सांप, उसने क्या किया, सांप का ध्यान जैसे कि इधर उधर हो जाए, उसने क्या किया, कुएं की दीवार पर अपना पैर लगा लिया और कुछ मिट्टी गिरा दी। इससे सांप का ध्यान बट गया। उसने मिट्टी पर जोर से मुंह मारा। जहां उसने मिट्टी गिराई थी वहीं पर सांप ने जोर से मुंह मारा। लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को सरकाया। लेखक ने डंडे से धीरे धीरे चिट्ठियों को सरकाया। इससे उसका ध्यान डंडे की ओर चला गया। किसका? सांप का। और उसने डंडे पर भरपूर वार किया। किसने? सांप ने। इस तरह उसने सांप का ध्यान बटाकर चिट्ठियां उठाने में सफल हो गया। वो हो गया डंडे में बिजी और उसने क्या किया, फटाफट से चिट्ठियों को उठा लिया। इस तरह से उसका ध्यान भटकाया सांप का। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 6। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, तो साहसिक वर्णन अर्थात उसमें कौन कौन सा, कैसा साहस था, किस तरह से उसने अपनी युक्ति में वो कामयाब हुआ। तो अब दूसरा प्रश्न अपन ये भी कर सकते हैं, चिट्ठियों को कुएं से निकालने, चिट्ठियों को कुएं से निकालना मौत का सामना करना था, कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो आइए करते हैं उत्तर। लेखक की चिट्ठियां कुएं में गिरी पड़ी थी। कुएं में उतरकर लेखक की चिट्ठियां कुएं में गिरी पड़ी थी। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकाल लाना साहस का कार्य था। अब जो लेखक की चिट्ठियां जो थी वो कुएं में गिरी पड़ी थी, और कुएं में क्या था, सांप था, काफ़ी बड़ा, है ना, और उसको निकालना कोई आसान काम नहीं है। सांप के सामने से भाई हम चिट्ठियों को लेके आ जाएं। लेखक ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन भय पिटने का, बड़े भाई लेखक का, तो उसने क्या किया, उसने 6 धोतियों को जोड़कर डंडा बांधा। उसने 6 धोतियों को जोड़ा, डंडा बांधा, एक सुरेख सिरे को
कुएं में डालकर उसके दूसरे सिरे को कुएं के चारों ओर घुमाने के बाद उसमें गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। उसने बोला भाई तुम इसको पकड़ लो। धोती के सहारे जब तक वह कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर था, कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर था, उसने सांप का फन फैलाए देखा। उसने देखा ओ, इसने तो सांप का फन फैलाया हुआ है सांप ने। वह कुछ हाथ ऊपर लटक रहा था। सांप के पास पैर लटकते थे। वह आक्रमण करने की तैयारी में था। कौन? सांप। ठीक। अब क्या होता है, सांप को धोती में लटक कर नहीं मारा जा सकता। अब एक धोती पर हम लटक जाओ फिर सांप को मार दें, इट्स नॉट पॉसिबल। डंडा चलाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए थी। अब डंडा चलाना उसको आता था, लेकिन कुएं में आप कैसे डंडा चला सकते हो, है ना? उसके लिए तो खुला प्लेस चाहिए, खुला स्थान चाहिए। इसीलिए उसने डंडा चलाने का इरादा छोड़ दिया। उसने सोचा मैं डंडा नहीं चला सकता, इधर कैसे डंडा चलेगा। उसने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास किया। उसने क्या किया? चिट्ठियों को खिसकाया डंडे से कि सांप डंडे पर चिपक गया। अब क्या होता है, जो सांप था वो डंडे पर चिपक गया और कुएं से निकालना मौत का सामना करना था। अब ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो नेक्स्ट, ये जो अथवा में जो प्रश्न था, अब इसका उत्तर है ये, कुएं से निकालना मौत का सामना करना था। जो चिट्ठियां थी कैसे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि लेखक की चिट्ठियां कुएं में गिरी पड़ी थी। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकाल लाना साहस का कार्य था। लेखक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने 6 धोतियों को जोड़कर डंडा बांधा। एक सिरे को कुएं में डालकर उसके दूसरे सिरे को कुएं के चारों ओर घुमाने के बाद उसमें गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। धोती के सहारे वह कुएं के धरातल पर 4-5 गज ऊपर था। इसका सेम उत्तर वही है, तो इसीलिए यस, तो इसका उत्तर वही है। आइए करते हैं इसीलिए प्रश्न नंबर 7। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के बारे में पता चलता है? कौन कौन सी शरारतों के बारे में पता चलता है, अथवा बच्चे किस प्रकार की शरारतों में आनंद लेते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि हम इसका आंसर देने वाले हैं आपको। इस पाठ को पढ़ने के बाद अनेक बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको पता है कौन कौन सी बाल सुलभ कीड़ाएं सॉरी, मैंने इस आंसर को इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि मतलब कौन कौन सी शरारतें हो सकती है, तो थोड़ा सा आप इसको अपना बच्चा जो विद्यार्थी है, चैप्टर हमने पूरा पढ़ा दिया आपको, आप बाकी जो पाठ का सार है वो भी आपको बता देंगे। तो इसका आंसर बच्चा स्व इच्छा से लिखेगा। बच्चे को पूरी स्वतंत्रता है इसका उत्तर लिखने के लिए। ठीक है, तो आइए करते हैं नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, आज से स्पष्ट कीजिए। तो आइए करते हैं प्रश्न का उत्तर। मनुष्य हर स्थिति से निपटने के लिए, प्रश्न नंबर 8, मनुष्य का अनुमान, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, यह आज से स्पष्ट करना है। ठीक, तो मनुष्य हर स्थिति में निपटने के लिए अपना अनुमान लगाता है। तो मनुष्य चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, वो क्या करता है, उससे निपटने का अनुमान लगाता है और वह अपने अनुसार भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। पर ये योजनाएं हर बार सफल नहीं हो पाती हैं। ये कई बार झूठी सिद्ध हो जाती हैं। कई बार तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है, जिस प्रकार लेखक के साथ बचपन में घटित हुआ।
जैसे कि आप सभी को पता है, जो मनुष्य होता है अपना किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे जो अनुमान लगाता है होने से पहले, और उस स्थिति से निपटने के लिए बहुत सारे अनुमान लगाता है, लेकिन वह भविष्य के लिए योजनाएं भी बनाता है। पर ये योजनाएं हर समय सफल नहीं होती हैं। कभी कभी ये बिल्कुल मिथ्या, झूठी पड़ जाती हैं, बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं, उल्टी पड़ जाती हैं। अब मक्खनपुर जाते समय जो लेखक होता है, लेखक के साथ बचपन में ही घटित हुई थी घटना कि मक्खनपुर जाते समय जब लेखक की चिट्ठियां गिर गईं, तो उस समय की स्थिति का लेखक ने अनुमान नहीं लगाया था। लेखक ने नहीं सोचा था कि मैं जब चिट्ठी लेके जाऊंगा तो ये सारी चिट्ठियां कुएं में गिर जाएंगी। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को लाना साहस का काम था, और लेखक धोती के सहारे कुएं में उतरा था। सामने सांप फन फैलाए बैठा था। धोती पर लटक कर सांप को मारना बिल्कुल असंभव था। जिस तरह से लेखक ने इतना साहस दिखाया, जैसे कि आपको पता है कहानी के माध्यम से, तो ये कोई आसान कार्य नहीं था। वहाँ डंडा चलाने की जगह भी नहीं थी। उसको डंडा चलाना आता था, लेकिन वहाँ जगह भी नहीं थी कि वो डंडा तो चला सके। लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास किया, तो सांप ने डंडे से चिपक कर क्या कर दिया, आसन बदल दिया, और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल हुआ। अर्थात जो सांप था वहाँ बैठने से वहाँ की जगह वो दूसरी जगह वहाँ पर बैठ गया। लेखक ने इन बातों के लिए पहले से ही तैयार नहीं था, लेकिन स्थिति के साथ वह अपनी योजना में परिवर्तन करता गया, और इस प्रकार मनुष्य की कल्पना वास्तविकता में बहुत अंतर है। एक तो मनुष्य की कल्पना में, सोच जो कल्पना होती है, इमेजिन होती है, उसमें और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। यह बात इस घटना से सिद्ध हो जाती है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पाठ का सार भी हमको इस चैप्टर में मिल जाएगा आपको। फल तो किसी भी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जो फल है, फल तो किसी भी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में हमें इसका आशय स्पष्ट करना है। लेखक ने अपने बड़े भाई की पिटाई से बचने एवं चिट्ठियां डाक खाने में पहुंचाने की जिम्मेदारी के कारण उसने कुएं में उतरने का निर्णय किया। वह कुएं में पड़े विषैले सांप से होने वाले भावी खतरे को भी जानता था। इस जोखिमपूर्ण कार्य में उसकी मृत्यु हो सकती थी। ये कोई आसान कार्य नहीं था, ये बहुत साहस का कार्य था। लेखक की इसमें मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन उसने परिणाम पर कम ध्यान देकर चिट्ठियां उठाने में अपना पूरा ध्यान लगाया। उसने अपने उद्देश्य को सामने रखकर कार्य किया, क्योंकि फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। तो बच्चों आइए करते हैं हम पाठ का सार। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के कभी ना भूलने वाली एक घटना का वर्णन किया है। किसी तरह से उन्होंने अपने बचपन में सांप से लड़कर चिट्ठियों का बचाव किया और इसका चित्रण किया है। ठंड का मौसम था। सायकाल में लेखक अपने साथियों में खेल-कूद में व्यस्त था। तभी एक आदमी आकर लेखक को आवाज दी। अब क्या होता है, वो बैठा होते हैं लेखक, और अचानक से उनके दोस्त आते हैं और बोलते हैं, उनको आवाज दी कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। लेखक ने अपने छोटे भाई को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। साथ में उन्हें हृदय की किसी अपराध के कारण पिटने का डर भी लग रहा था। अब वो तो खेल रहा था, अचानक से खबर आ गई कि भैया तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। बस अब इतना क्या हुआ, इतना कहने पर तो आप समझ सकते हो बड़े भाई का डर। यस, जब वे घर पहुंचते ही उनके बड़े भाई पत्र लिख रहे थे। उनने देखा कि भाई कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा था कुछ और, लेकिन यहाँ देखा तो यहाँ तो वो क्या कर रहे हैं, पत्र पढ़ रहे हैं। लेखक के बड़े भाई ने उन्हें चिट्ठियाँ दी और उन्हें मक्खनपुर पोस्ट में डालने को कहा। उन्होंने बोला कि भाई ये चिट्ठियाँ लीजिए और आप इनको डाक खाने में डाल आइए। लेखक ने उनके छोटे भाई अपने अपने डंडे लेकर चल दिए। एक तो लेखक और उनका छोटा भाई। उन्होंने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया। उन्होंने क्या किया, चिट्ठियाँ ली और उनको टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी। वे लोग एक ही सांस में गांव के 4 फलांग दूर कुएं के पास आ गए, जहां एक अति भयंकर काला सांप पड़ा था।
ठीक। कुआं कच्चा था, 24 हाथ गहरा था, उसमें पानी नहीं था। लेखक और उसके सहपाठी स्कूल जाते समय वो आते थे और जाते थे, आते और जाते दोनों में एक डेला लेते और उसको पत्थर को डालते। सांप की आवाज़ सुनते, क्योंकि वो कुएं में सांप था। आवाज़ सुनते लेखक ने आज भी एक डेला उठाया, उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर एक डेला गिरा दिया। उसने भी क्या किया, एक डेला उसने भी गिरा दिया। टोपी हाथ में लेते 3 चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। अब क्या हुआ, लेखक की जो 3 चिट्ठियां थी ढेला डालते समय उसकी वो नीचे गिर गई चिट्ठियां। लेखक को लगा मानो जान निकल गई हो, ऐसा लगा कि भैया हमारी तो प्राण ही चले गए चिट्ठियों के साथ। वे दोनों कुएं की पाट पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगे, दोनों भाई। ठीक। कुछ देर फैसला करते हैं कि लेखक अंदर जाकर चिट्ठियां निकालेंगे। अब उन लोगों ने धोतियों और रस्सियों में गांठें लगाकर एक बड़ी सी रस्सी तैयार की। रस्सी के एक छोर पर डंडा बांधकर कुएं में गिरा दिया और दूसरे छोर पर एक एक लकड़ी से बांधकर छोटे भाई को हाथ में दे दिया। नीचे सांप फन फैलाकर बैठा हुआ था। लेखक धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सांप के फन की ओर लेखक की आंखें टिकी हुई थी। नीचे डंडा चलाने का स्थान नहीं था। लेखक को अपनी योजना असफल होती लगने लगी और 2 चिट्ठियां सांप के पास पड़ी थी। अब क्या था, जो 2 चिट्ठियां थी बिल्कुल सांप के करीब थी। एक एक चिट्ठी लेखक के पास पड़ी थी और फिर क्या होता है, चूंकि अभी तक सांप ने हमला नहीं किया था, इसीलिए लेखक ने भी डंडा से फन को दबाने का प्रयास नहीं किया। डंडे को लेखक ने जैसे ही सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की तरफ आगे बढ़ाया, सांप ने अपना विष छोड़ दिया जो डंडे पर जाकर लगा। अब डंडा लेखक के हाथ से छूट गया। सांप ने डंडे के ऊपर 3 प्रहार किए। छोटे भाई को लगा कि लेखक का काम तमाम हो गया। छोटे भाई जो ऊपर बैठा हुआ था उसने सोचा भैया कि ये तो गया, लगता है भाई तो गया। अब छोटा भाई को लगा कि लेखक का काम तमाम हो गया है। उसकी चीख निकल गई। लेखक ने डंडे को उठाकर फिर लिफाफा उठाना चाहा, परंतु सांप ने फिर फन का वार किया और इस बार लेखक की हाथों से डंडा नहीं गिरा, परंतु सांप का पिछला भाग लेखक की हाथों को छू गया। अब लेखक ने डंडा पटक दिया और डंडा लेखक की ओर खिंच आने से सांप दोनों और उसके क्या होता है, वो जगह चेंज कर लेते हैं, जगह बदल लेते हैं। लेखक ने तुरंत ही लिफाफे एवं पोस्ट कार्ड चुन लिए, जल्दी जल्दी उसने उठा लिए और धोती वाली रस्सी में बांध दिया, उनके छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। तो इस तरह से अब क्या होता है बच्चों, लेखक को निशान उनका डंडा सांप के पास गिरा था। अब जो उनमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, लेखक को बड़ी कठिनाई भी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी चिट्ठियों को निकालने में कामयाब हो गया था। 10वीं पास करने के बाद लेखक ने यह घटना माँ को सुनाई। तब माँ ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। माँ ने उनको बहुत प्यार किया और माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि 10th पास करने के बाद में उन्होंने अपनी माँ को ये कहानी सुनाई थी, स्मृति। तो इसीलिए इस पाठ का नाम स्मृति रखा गया बच्चों। तो आइए अब हम करते हैं शब्दार्थ। चिल्ला जाड़ा अर्थात बहुत तेज ठंड। आशंका डर। मज्जा हड्डी के भीतर का मुलायम पदार्थ। ठिठुर मतलब होता है कांपना, जैसे कि हम ठिठुरते हैं ठंड में। झुरे मतलब होता है तोड़ना। मूक मतलब होता है मौन। प्रसन्न वदन मतलब होता है प्रसन्न चेहरा। उझकना मतलब होता है उचकना। प्रतिध्वनि होता है, उसका मतलब होता है किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला, उसी से उत्पन्न शब्द। जैसा कि टंकार आती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कुएं में, तो पलट के जो आवाज़ आती है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो करते हैं अगले वाले, ये वाले हम अपने शब्दार्थ। किलोले मतलब होता है क्रीड़ा। मृग समूह मतलब होता है हिरणों का झुंड। प्रवृत्ति मतलब होता है मन का किसी विषय की ओर झुकाव। और मृग शावक मतलब, मृग माने होता है हिरण और शावक माने होता है बच्चा। दाढ़े मतलब होता है जोर जोर से रोना, चीख चीख कर रोना। उद्वेग मतलब बेचैनी। कपोलों पर मतलब गालों पर। दुधारी मतलब 2 तरफ से धार वाली। दृढ़ मतलब होता है पक्का।
आलिंगन गले लगाना, आश्वासन भरोसा, और अग्रभाग मतलब वाला आगे वाला हिस्सा, प्रतिद्वंदी मतलब विपक्षी, परिधि मतलब घेरा, एकाग्र चित्ता मतलब होता है स्थिर चित्त, स्थिर चित्त। और फिर है हमारा सूझ मतलब है उपाय, और समकोण मतलब 90 अंश का कोण, चक्षुश्रवा मतलब होता है आँखों से सुनने वाला, आकाश मतलब होता है कोरी कल्पना, पैंतरे मतलब स्थिति, और फिर है हमारा अचक मतलब होता है खाली ना जाने वाला, ठीक। और फिर है हमारा अगला पैंतरो मतलब होती है स्थिति, अचूक मतलब खाली ना जाने वाला, अवलंबन मतलब होता है सहारा, कायल मतलब होता है मानने वाला, गुंजलक मतलब होता है गुत्थी, ताकीद मतलब होता है बार बार चेतावनी की क्रिया। और फिर है हमारा लास्ट है जो कि डाइने, डाइने मतलब होता है बच्चों पंख, ठीक। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ, पाठ का सार, प्रश्न उत्तर। थैंक यू सो मच। तो बच्चों अब आप अपना पूरा चैप्टर, अपना प्रश्नों के उत्तर, शब्दार्थ अपनी कॉपी में कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको कोई और भी पार्ट का प्रश्न उत्तर चाहिए किसी भी बुक के या किसी का भी सॉल्यूशन, तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me?